तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस और इनके सॉल्यूशंस जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर इसको देख के जाइएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो हमारे प्लेलिस्ट है उनको एक्सेस नहीं किया है तो एक बार जरूर एक्सेस करिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो क्वेश्चन है उसमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, यानी केवीएल और केसीएल आपको एक्सप्लेन करना है। और दूसरे क्वेश्चन में हमें जो है वो जो आपका 2 ओम है, ये 2 ओम जो रेजिस्टेंस है इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर है। चलिए पहला हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करें और करंट लॉ की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि एनी जंक्शन जो केसीएल होता है, इन एनी जंक्शन द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज जीरो, यानी किसी भी जंक्शन पे जो अलजेब्रिक सम होता है सारे करंट का वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है। एंड इसे हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सम ऑफ करंट ऑफ इंटरिंग, यानी जो आपका जो करंट आने वाला है वो किसके इक्वल होता है, जाने वाले टोटल करंट के इक्वल होता है। ठीक है, यानी सम ऑफ इंटरिंग सम ऑफ करंट एंटरिंग इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग। ओके, एंड ये जो लॉ होता है वो किस पे बेस्ड होता है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पे। ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करें तो कह रहा है कि इन एनी क्लोज लूप, यानी किसी भी क्लोज लूप में जो अलजेब्रिक सम होता है सारे वोल्टेज का वो जीरो होता है। यही दैट इज द सम ऑफ ईएमएफ इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। क्लियर है। एंड ये जो होता है वो किस पे आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। ये किस पे है, चार्ज पे, ये एनर्जी पे है। क्लियर हुआ। अगर आप चाहें तो इनके फिगर्स भी अगर आपके पास होंगे तो आप उनको जरूर बनाइएगा। अगर हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो सर्किट में आपके पास लेफ्ट सोर्स जो है वो 35 वोल्ट का दिया गया है, राइट सोर्स आपका 40 वोल्ट का है, टॉप रजिस्टर्स आपका 12 ओम और 4 ओम है, मिडिल वर्टिकल जो रजिस्टर है वो 2 ओम का है। हमने मान लिया है करंट थ्रू 2 ओम इक्वल टू आई, मान लिया कि 2 ओम के हमें करंट को फाइंड करना है ना, तो हमने उसको आई मान लिया। तो हम जो हमारा लेफ्ट लूप है, लूप ए बी सी एफ ए, उसके अंदर हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 35 इक्वल टू 12 I1 प्लस 2 I आएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हम केवीएल अप्लाई करेंगे इनटू द राइट लूप, तो राइट लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो 40 इक्वल टू 4 I2 प्लस 2 I आएगा। ठीक है, तो चूंकि ये इक्वेशन दोनों बन गया तो इस इक्वेशन में आपको पता है कि एट एनी जंक्शन, यानी किसी भी जंक्शन पे I1 यानी I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशन को तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, फ्रॉम द लेफ्ट टॉप, लेफ्ट लूप से, यानी जो लेफ्ट हमारा लूप है उससे हमें जो I1 मिलेगा वो 35 माइनस 2I अपॉन 12 मिलेगा, और फ्रॉम द राइट लूप I2 इक्वल टू 40 माइनस 2I अपॉन 4 मिलेगा। ठीक है। अब ये दोनों यानी जो I1 I2 है उसको हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमारा जंक्शन केसीएल है उसके जगह पे हम पुट करेंगे। तो जैसे हमने पुट किया तो दोनों वैल्यू ऐड हो जाएगा। अब क्या करना है, सिंपल सा इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए पूरा प्रोसीजर हमें क्या करने हैं, अप्लाई करने पड़ेंगे, जो कि आपके सामने मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने आई का वैल्यू मिल जाएगा। तो चूंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 को, तो यहाँ से 12 का मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट होगा। अब कुछ नहीं करना, सिंपल आई वाले टर्म को एक तरफ करना है, कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ करना है। तो आई का जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू निकलेगा वो 7.75 निकलेगा, और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हमने निकाल लिया। दूसरा क्वेश्चन हमारा स्टेट एंड एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं ये। और इन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जिसमें हमें 5 ओम जो रेजिस्टेंस है उसमें हमें जो करंट है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर है। ये 5 ओम पे, तो पहले हम पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन एनी लीनियर सर्किट कंटेनिंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्स द करंट और वोल्टेज इन एनी एलिमेंट is equal to the algebraic sum of current or voltage produced by each source acting alone with all other independent sources replaced by their internal resistance। यानी किसी भी लीनियर सर्किट में जो कंटेन करे ज्यादा जो एक या एक से अधिक इंडिपेंडेंट सोर्स है उनको, और जो करंट और वोल्टेज को किसी भी एलिमेंट में वो इक्वल होते हैं अलजेब्रिक सम के, करंट के और वोल्टेज के जो प्रोड्यूस होते हैं हर एक सोर्स के, जो अकेले क्या करता है, एक्ट करता है विद द अनदर इंडिपेंडेंट सोर्सेज, तो वो रिप्लेस्ड होंगे किसके द्वारा, इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक सोर्स को एक समय पे, दूसरा हम रिप्लेस करेंगे अनदर वोल्टेज सोर्स को बाय द शॉर्ट सर्किट एंड द करंट सोर्स बाय द ओपन सर्किट। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम फाइंड करेंगे करंट एंड वोल्टेज को ड्यू टू द वन सोर्स, यानी एक सोर्स की मदद से हम करंट एंड वोल्टेज को फाइंड करेंगे। उसके बाद हम रिपीट करेंगे सारे सोर्सेज को एंड ऐड करेंगे ऑल इंडिविजुअल इफेक्ट्स
algebraically and to get the total responses. Okay, अब यहाँ पे इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन की हम बात करें तो मेश सर्किट की हम बात करें करंट की, तो हम सबसे पहले मानेंगे कि लेट द लेफ्ट मेश करंट I1, मिडिल मेश करंट I2 एंड द राइट मेश करंट आपका जो है I3 है। तो हम राइट करेंगे केवीएल इक्वेशन को इन द मेश 1 जो कि हमारा लेफ्ट लूप होगा, तो उसमें हम अप्लाई करेंगे तो 3I1 प्लस 2 इंटू I1 माइनस I2 होगा, ठीक है, और वो किसके इक्वल होगा, 20 के इक्वल होगा। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास 5I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 20 आएगा, जो कि इक्वेशन 1 हो जाएगा। मिडिल मेश 2 की बात करें, मिडिल लूप की, तो मेश 2 में हम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड रहेगा। मेश थर्ड में अप्लाई करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन थर्ड रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिकल टर्म है ये। तो हमें I1 का वैल्यू 4.1 मिलेगा एम्पियर, I2 का वैल्यू 3.0 एम्पियर, I3 का वैल्यू 3.4 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। तो चूंकि हमें क्या करना है, हमें फाइंड करने हैं 5 ओम रजिस्टर के अकॉर्डिंग, तो 5 ओम के द्वारा जो हमें I2 मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3 एम्पियर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हमें डिफाइन करने फॉलोइंग टर्म्स को विद द रिस्पेक्ट ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, जिसमें आपका आरएमएस वैल्यू है, पीक वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है। और दूसरा हमें इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू की बात करें तो आरएमएस वैल्यू में कह रहा है कि जो इफेक्टिव वैल्यू होता है अल्टरनेटिव क्वांटिटी का, जो प्रोड्यूस होते हैं सेम हीटिंग इफेक्ट के एज ए डीसी वैल्यू इन अ रजिस्टर, वो आईआरएमएस किसके इक्वल होता है, आई मैक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 के इक्वल होता है, ठीक है। पीक वैल्यू की बात करें तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वन साइकिल में, वो डिनोट होता है आई मैक्स और वी मैक्स है, ठीक है। एवरेज वैल्यू की बात करें तो ये आपका मीन वैल्यू होता है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का ओवर द वन हाफ साइकिल, जिसमें साइन वेव होता है, जिसमें आई एवरेज इक्वल टू 2 IMX अपॉन पाई, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें तो ये आपका वैल्यू होता है अल्टरनेटिव क्वांटिटी का एट एनी द पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो स्मॉल आई किसके इक्वल होगा, आई मैक्स और साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, तो हमें ये सारी वैल्यूज दी गई हैं। रेजिस्टेंस हमारा है 4 एम्पियर, इंडक्टेंस हमारा जो दिया है एल, वो 100 एमएच दिया है, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.01 हेनरी आएगा। सप्लाई वोल्टेज आपका 100 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो चूंकि हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है इंडक्टिव रिएक्टेंस को, तो एक्सएल आपका 2 पाई FL होगा, तो यहाँ पे एक्सएल आपका 3.14 एम्पियर होगा। दूसरा स्टेप हमें कैलकुलेट करना है इम्पीडेंस को, तो Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एल, और यहाँ से हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो Z का वैल्यू 5.08 ओम आएगा। स्टेप थर्ड के अंदर हम इनपुट को जो आपका करंट है, इनपुट करंट, वो फाइंड करेंगे, जिसके लिए I इक्वल टू V अपॉन Z लगाएंगे हम, तो हमारा जो वैल्यू होगा I का वो 19.68 एम्पियर आएगा, ठीक है। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर फाइंड करेंगे, जो कि IR होगा, जिसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो VR का जो वैल्यू होगा वो 78.7 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 में हम फाइंड आउट करेंगे वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, तो VL आपका IXL होगा, तो I का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, जो कि 19.68 है। XL का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया ही हुआ है 3.14, तो हम पुट करेंगे तो VL का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अगर हम पावर फैक्टर की बात करें cos फाई, तो वो आपका R अपॉन Z होता है, R का वैल्यू हमने निकाल ही लिया, Z का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, तो आपका 0.79 आएगा। एंड पावर कंज्यूम की बात करें तो P इक्वल टू VI cos फाई आएगा, तो चूंकि हमने VI निकाल ही लिया है, cos फाई हमने निकाल ही लिया, बस पुट कर देना है, तो P यानी पावर जो होगा वो 1554 वाट आएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा ये, ओके, क्लियर हुआ। चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड सेकंड वन इज दैट एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ओके। तो फैराडेज लॉ ऑफ जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे कह रहा है कि वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर और क्वाइल चेंजेस, यानी जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है कंडक्टर और क्वाइल चेन से, तो जो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो इंक्लूड होंगे इसके अंदर, ठीक है। एंड इफ द सर्किट इज क्लोज, यदि सर्किट क्लोज हो जाएगा तो जो आपका इंड्यूस्ड करंट है वो फ्लो होगा, ठीक है। दूसरे लॉ की बात करें तो जो आपको मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, जो ई किसके इक्वल होगा, माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी के, ठीक है। ई आपका एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, एन आपका नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, फाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ठीक है। अब जो आपका नेगेटिव साइन होगा वो इंडिकेट करेगा लेंज के लॉ को, जो शो करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ को, जो अपोज करेगा कॉजेज ऑफ प्रोड्यूसिंग इट, ओके।
अगर हम बी पार्ट की बात करें जिसके अंदर हमें इन टर्म्स को डिफाइन करने जैसे रेजिस्टेंस आर की, तो ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनटू द हीट, वोल्टेज और करंट आपका जो है वो सेम फेजेस में होंगे, ठीक है। कैपेसिटेंस सी की बात करें तो ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को इनटू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये अपोज करता है किसको, चेंज इन वोल्टेज को, ये करंट जो है वो लीड होते हैं बाय द 90 डिग्री एंड ये यूज होंगे इन द फिल्टरिंग एंड द पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, ठीक है। इंडक्टेंस की बात करें एल की, तो ये स्टोर करता है एनर्जी को इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये अपोज करता है किसको, करंट को, जो आपका करंट होगा लैग होगा वोल्टेज को बाय द 90 डिग्री एंड ये यूज होगा चौक में, ट्रांसफार्मर में एंड मोटर्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव कर चुके हैं जिसमें हमें वर्किंग प्रिंसिपल बताने हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के। तो चूंकि ये क्वेश्चन है तो इसके अंदर अगर आप फेज जो आपके ट्रांसफार्मर है उनके अगर फिगर को भी बना देंगे तो आपके ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है ना, कहीं से भी नंबर काटने की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। और दूसरा क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांसेस तो है ही क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट है कि नहीं है। तो वर्किंग प्रिंसिपल इसका दिया हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। और यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी वाइंडिंग, यानी जब आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई होता है प्राइमरी वाइंडिंग में तो जो अल्टरनेटिव करंट फ्लो करेगा वो प्रोड्यूस करेगा अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कोर, यानी उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स है कोर में क्या होंगे, चेंज होंगे, ठीक है। और ये जो फ्लक्स है वो लिंक होगा सेकेंडरी वाइंडिंग से एंड इंड्यूस्ड होंगे ईएमएफ को एंड अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, ठीक है। अगर हम इसके वोल्टेज रेशियो की बात करें और टर्न रेशियो की, तो आपके सामने इसका रेशियो दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं जिसमें VI अपॉन V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2 होगा। तो ये जो पावर है वो ट्रांसफर्ड होंगे फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी विदाउट डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ओके। बी पार्ट हमारा है जिसमें गिवन दैट दिया गया है रिलेटेड पावर आपका 25 किलो VA दिया है, आयरन लॉस दिया गया 350 वॉट, कॉपर लॉस आपका 400 वॉट, फुल लोड एज्यूम यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है। तो आउटपुट पावर हमें निकालना है, पी आउट आपका 25 किलो VA है, तो यह हमारा कन्वर्ट करेंगे हम तो 25,000 वाट आ जाएगा। टोटल लॉस हमारा पी लॉस आपका 305 प्लस 400 यानी 750 आएगा। इनपुट पावर आपका क्या होगा, 25,000 में 750 ऐड करेंगे तो 25,750 वाट आ जाएगा। और चूंकि एफिशिएंसी निकालना है तो आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वो 77.08% मिल जाएगा हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है जिसके अंदर हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन करना है जो आपके स्केमेटिक डायग्राम होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ डीसी मशीन के एंड हमें एक्सप्लेन करना है प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर के, ठीक है। तो अगर हम डीसी मशीन के फंक्शंस की बात करें, पार्ट की बात करें, तो यहाँ पे आपके सामने वो चीजें दी गई हैं। मेन डीसी मोटर के पार्ट दिए गए हैं जिसमें कि आपका योक है जो प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट को और मैग्नेटिक पाथ को। पोल कोर एंड पोल शो की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को और स्प्रेड करता है फ्लक्स को। फील्ड वाइंडिंग की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को। आर्मेचर कोर की बात करें तो हाउसेस कंडक्टर एंड ये रिड्यूस करता है एडी करंट लॉस को। आर्मेचर वाइंडिंग की बात करें तो ये आपका एमएफ इंड्यूस्ड होता है। और ये कम्युलेटर की बात करें, कम्यूटेटर की, तो ये कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। ब्रशेस की बात करें तो ये कलेक्ट करता है करंट को फ्रॉम द कम्यूटेटर। एंड शाफ्ट एंड बेयरिंग की बात करें तो ये सपोर्ट करता है रोटेशन को, ठीक है। तो इसके अंदर डायग्राम भी बनाना जरूरी है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल दिया गया 3 फेज इंडक्शन मोटर का, आप इस प्रिंसिपल को देख लीजिएगा, आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। अगला हमारा VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, ठीक है। और दूसरा इसी के अंदर है हमारा एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कॉमन फेज ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो आपको इसके डायग्राम को बनाना होगा VI कैरेक्टरिस्टिक डायोड के। तो डायग्राम को आप यहाँ पे देखिएगा, आप बना सकते हैं, उनको सर्च करिएगा, आपको बहुत सारे डायग्राम मिलेंगे, जो भी इजीएस्ट डायग्राम है उनको बनाइएगा, ठीक है। फॉरवर्ड बेस की बात करें तो ये आपका इनिशियली होता है, यहाँ पे करंट काफी स्मॉल होता है। आफ्टर द नी वोल्टेज करंट इंक्रीज रैपिडली, ओके। एंड डायोड जो है वो कंडक्ट करता है हैवीली। रिवर्स बेस की बात करें तो ये काफी स्मॉल होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो। एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन वोल्टेज और करंट जो है वो सडनली क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। फीचर्स की बात करें तो ये आपका यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होते हैं एंड ये यूज होता है एज ए रेक्टिफायर, ठीक है। पार्ट बी हमारा है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे बेस जो है वो कॉमन होता है टू द इनपुट एंड द आउटपुट। एंड इनपुट जो है वो अप्लाई होता है बिटवीन द इमीटर एंड द बेस। एंड जो आउटपुट जो होता है वो लिया जाता है किसके बीच के, कलेक्टर और बेस के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे इसका वर्किंग और पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, ठीक है। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर कुछ शॉर्ट नोट दिए गए हैं, जिससे कि लॉजिक गेट आपका है। तो लॉजिक गेट के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अलग अलग गेट्स हैं जैसे एंड गेट, और गेट, नॉट एंड, नैंड,
एक्सॉर, एक्सनॉर, नॉर, ये सारी चीजें हैं, आप देख सकते हैं। RS फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप भी दिया गया है जिसमें कि हमें जिसे रीसेट और सेट फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, जो कि एक बेसिक मेमोरी डिवाइस है जो यूज होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर टू स्टोर द 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड सेट की बात करें तो ये सेट करता है आउटपुट 1 एंड रीसेट जो है वो आउटपुट 0 को सेट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट आते हैं और इसके सारे कंडीशंस दिए गए हैं, आप यहाँ पे इनको देखिएगा और इनको लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एंड कंपैरिजन की बात करें इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड द मैग्नेटिक सर्किट, तो ये आपका इसके अंदर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ये आपका डाइवर्जिंग फोर्स भी होता है यहाँ पे, और यहाँ पे डाइवर्जिंग फोर्स आपका 80 होता है। और यहाँ पे आपका ऑपोजिशन रेजिस्टेंस ओम होगा, यहाँ पे ऑपोजिशन रिलक्टेंस होगा, ओम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होंगे, यहाँ पे हॉकी जो आपके हुपकिंस लॉ जो है वो अप्लाई होंगे। यूनिट ऑफ करंट एम्पियर यहाँ पे होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका फ्लक्स जो है वो वेबर होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ फ्लक्स यहाँ पे वेबर होगा। एनर्जी डेसिपेटेड एज अ हीट, यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। BH कर्व की बात करें तो ये आपका एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B एंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स H फॉर मैग्नेटिक मटेरियल। फीचर्स इसके दिए गए, इसके इंपॉर्टेंस दिए गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन चीजों को कंप्लीट किया। वीडियो पसंद है लाइक जरूर करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।